हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10 में हम लोग जो समीकरण बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं वह 5 विधि है, जिसमें से हम आपको 2 विधि पढ़ा चुके हैं, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज जो हम लोग विधि पढ़ने वाले हैं वह विधि है वज्र गुणन विधि। और बहुत सारे बच्चों को यह विधि जो है यह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आपको हम पहले ही बता देते हैं कि आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आज हम आपको वज्र गुणन विधि इस तरीका से बताने वाले हैं कि आपको जो इसका सूत्र याद करने में परेशानी हो रहा है तो आपको याद भी नहीं करना होगा सूत्र, और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। और हाँ, 110% गारंटी है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आखिरी तक देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो यह विधि आप यहां से सीख के ही जाएंगे। और यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया या कोई भी क्वेश्चन आ गया और वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना होगा तो आप अपना 5 नंबर पक्का कर लेंगे। दैट्स माय चैलेंज। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना था। आइए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है वह है कि समीकरण 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को वज्र गुणन विधि से हल करें। अब यह विधि बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्योंकि इसका जो सूत्र है वही नहीं याद होता रहता है, ठीक है ना। तो सूत्र पे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है उसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो 2 समीकरण दिया हुआ है, तो पहला वाला समीकरण को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और दूसरा वाला जो समीकरण है उसे आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो समीकरण है आपका वह है 8x + 5y = 9। इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और जो दूसरा वाला समीकरण है उसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो ये है 3x + 2y = 4। इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम पहला समीकरण को समीकरण फर्स्ट मानते हैं और दूसरा वाला को समीकरण सेकंड मानते हैं, तो इस समीकरण का जो है ना, ये समीकरण का जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है तो उसका व्यापक रूप क्या है? तो व्यापक रूप है ax + by + c = 0। तो यहाँ पे ये वाला c जो अचर पद है ये इस साइड है, तो इसी c को इस साइड लिख दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक बार और क्या करना है आपको कि यह जो +9 था ना, इसको इस साइड रख लीजिए, ठीक है। +9 को इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जो +4 है इसको इस साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 और बराबर में यहाँ पे भी हो जाएगा 0। अब जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप जानते हैं उसका व्यापक रूप ये है। तो अब जो यदि हम आपको कहे कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि पहला जो समीकरण है इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो सर x का गुणज है a और यहाँ पे x का गुणज है 8, यानी कि a का मान है 8। सर y का गुणज है b और यहाँ पे y का गुणज है 5, यानी कि y का मान है 5। तो ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं, इतना में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो एक समीकरण नहीं है, 2 समीकरण है। तो इस परिस्थिति में जो पहला समीकरण है उसको हम लोग a1 b1 c1 कर देते हैं और जो दूसरा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे तो a2x + b2y या प्लस क्या करेंगे कि c2 कर देंगे, बराबर 0 है। और इसी के हिसाब से यहाँ पे हमको मान लिखना है कि a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, यह हमें लिखना है। तो a1, ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे b1 और फिर लिख लेंगे c1। यह तीनों मान पहले आप यहाँ पे लिखिए। तो तीनों मान a1 क्या हो जाएगा भाई? पहला समीकरण में तो x का गुणज है a, 8, यानी कि a1 हो जाएगा 8। अब देखिए b1 कौन है? तो y का गुणज। तो y का गुणज कौन है भाई? 5। तो b1 का मान हो जाएगा 5। अब c कौन है? अचर पद। अचर पद कितना है? 9 नहीं, -9 है। तो c का मान क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। आ गए c1 का मान। अब आ जाइए दूसरा नंबर समीकरण जो है उस पे। तो दूसरा जो है वो स्वाभाविक सा बात है कि a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। तो भाई a2 का मान क्या होगा? b2 का मान तो x का गुणज, तो x का गुणज है 3, यानी कि a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान हो जाएगा -4। मेरे हिसाब से इतना काम करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप हमें बताइए कि इतना काम करने में आपको कोई परेशानी है कि यह जो समीकरण दिया है और उसको यदि वज्र गुणन विधि से बनाना है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखने में आपको कोई परेशानी है? यह जो व्यापक रूप है इसके हिसाब से आप एकदम आसानी से लिख लेंगे, कोई तो परेशानी नहीं होने वाला है। अब आते हैं सूत्र पे। यह सवाल जो है यह डायरेक्ट सूत्र से ही बन जाता है। तो यहाँ पे हमको इसको जो हल करना है तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे। तो भाई सूत्र क्या है इसका? तो जरा सूत्र पे आइए। तो सूत्र लिखने के लिए एकदम आसानी से आपको क्या करना है कि पहले x लिख लीजिए, ठीक है, फिर y लिख लीजिए और फिर यहाँ पे 1 लिख लीजिए। बड़ा हो गया, चलिए छोटा छोटा लिखते हैं। तो पहले लिख लेंगे x, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे यहाँ पे 1। इतना में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सभी में बट्टा दे दीजिए, सब में क्या करना है? यहाँ पे बट्टा दे देना है। अब आपको क्या करना है सो जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज याद रखिए। क्या याद रखेंगे सर? तो बस क्या याद रखेंगे? बस। उसके बाद
का क्या याद रखेंगे, का और उसके बाद अब इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बस का अब क्या याद रखेंगे, बस का अब यही चीज आपको यहाँ पे बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पे BC है तो BC यहाँ पे बैठा लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए CA है तो CA यहाँ पे बैठा लेंगे। अब क्या है वहां पे AB है तो AB यहाँ पे बैठा लेंगे। देखिए कितना आसानी से सूत्र तैयार हो जाएगा, इसको आप जरा समझिएगा। अब क्या करना है कि यह तीनों मान जो है, यह तीनों मान के बीच में आपको क्या करना है कि बराबर का चिन्ह दे देना है। क्या करना है भाई, तो सर बराबर का चिन्ह दे देना है। तीनों मान के बीच में क्या कीजिए आप कि बराबर का चिन्ह दे दीजिए। लगभग सूत्र तैयार है, लगभग थोड़ा सा आपको हिंट देंगे और देखिए यह भी बन जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, 12 21 फिर से 12 21 फिर से 12 21 सूत्र तैयार है। अब इस बीच में यहाँ पे ये जो है B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1, यहाँ पे आपको क्या चिन्ह देना है, यह बस याद रखना है कि यहाँ आपको माइनस देना है या प्लस देना है, यह आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक जगह आपको माइनस का चिन्ह दे देना है और सूत्र हो गया तैयार मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र तैयार हो गया। अब देखिए यह सूत्र आप याद करेंगे कि सर जी सूत्र हो जाएगा बजगुणन का x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1 उसके बाद बराबर 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। यह सूत्र जब आप याद करेंगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन यह जो हम तरीका बताया है यह सूत्र लिखने का, तो आप हमें बताइए कि यह सूत्र कितना ज्यादा आसान है और याद भी नहीं करना है, खाली क्या याद रखना है, तो बस का अब और बस यह सूत्र तैयार है। अब इसी के हिसाब से आप क्या कीजिए कि यहाँ पे मान बैठाइए और मान बैठाते ही आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो आइए x यहाँ आगे आ जाते हैं, तो x बट्टा B1 C2, तो B1 कितना है और C2 कितना है, तो B1 का मान देखिए यहाँ पे है 5 और C2 का मान है -4, तो B1 का मान दे दिए 5, ठीक है, और इंटू C2 का मान कितना है भाई, तो C2 का मान है -4, तो ये मान यहाँ पे बैठा देते हैं, C2 का मान हो जाएगा -4, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे माइनस है, अब B2 C1, तो B2 कितना है भाई, B2 है 2, तो यहाँ पे आ जाइए B2 है 2 और उसके बाद C1, तो C1 कितना है, C1 है -9, तो C1 हो जाएगा -9। इतना में आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इसको भी कोष्ट में ही लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है B1 C2, तो B1 का मान कितना है, B1 है 5 गुना और C2 का मान कितना है -4, तो -4, इसको भी क्या कीजिए कि कोष्ट में लिख लीजिए, एकदम आसान रहेगा। अब आ जाइए आगे, तो y बट्टे, अब यह क्या है C1 A2, तो C1 का मान क्या है -9 और A2 का मान है 3, तो -9 गुने 3, इसको कोष्ट में लिखिए। अब बीच में माइनस का चिन्ह है, यह सूत्र वाला, तो माइनस दीजिए। C2 A1, तो C2 है -4 और A1 है 8, तो C2 हो जाएगा -4 गुने A1 हो जाएगा 8। देखिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है। उसके बाद 1 बट्टे यहाँ पे आ जाइए A1 B2 माइनस A2 B1, तो A1 कितना है, A1 है 8 और B2 है 2, तो ये हो जाएगा 8 गुना 2, इसको भी क्वेश्चन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A1 B2, ठीक है, A1 B2 8 गुने 2, अब उसके बाद क्या है A2 B1, तो A2 है 3 और B1 है 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 5। मान बैठा लिए, इतना में कोई परेशानी है, इतना काम हो जाएगा। अब अगला स्टेप आइए, अब क्या करना है हम लोगों को इसमें, तो अब देखिए यहाँ पे x बट्टा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 चौका 20 प्लस गुने माइनस -20 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस गुने माइनस 9 दूना 18 -18, अब माइनस गुने माइनस, एगो तो यहाँ वाला माइनस आएगा, एगो यहाँ वाला आएगा, 9 दूना 18 -18 और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +18। आगे बराबर में आ जाइए, तो क्या है, तो बराबर में देखिए यहाँ पे y बट्टा 9 तिया 27 -27, ठीक है, अब माइनस 8 चौका 32 माइनस गुने माइनस +32 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला स्टेप पे, तो 1 बट्टा 8 दूना हो जाएगा 16 माइनस 3 पंचे हो जाएगा 15। इतना काम करने में आपको कोई परेशानी लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइए अगला स्टेप पे और देखिए अगला स्टेप कैसे आता है हम लोग, तो यहाँ पे देखिए या का फिर से चिन्ह दे देते हैं, तो x बट्टा कितना हो जाएगा भाई, तो सर जी x बट्टा हो जाएगा -20 है +18 है, तो हो जाएगा -2 बराबर y बट्टा कितना हो जाएगा, तो सर जी y बट्टा हो जाएगा -27 है +32 है, तो हो जाएगा 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो सर जी ये हो जाएगा 1/1। इतना में आपको कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए तीनों एक दूसरा के बराबर है, तीनों एक दूसरा के बराबर है, तो एक बार इसके बराबर में इसको रख लेंगे, एक बार इसके बराबर में इसको, x का भी मान निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा, तो x बट्टे -2 बराबर
1/1। एक बार इसको रख लिए और एक बार इसको रख लीजिए, y/5 बराबर 1/1। क्यों रख सकते हैं भाई? क्योंकि तीनों एक दूसरा से बराबर है, तीनों एक दूसरा से बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आप अब देखिए कि x का 1 से गुना करेंगे तो x से, -2 का 1 से गुना करेंगे तो -2। अब देखिए यहाँ पे कि y का 1 से गुना करेंगे तो y, या 5 का 1 से गुना करेंगे 5, तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। समीकरण बन के तैयार है। अब यह मान जो है जरा इसमें बैठा के देखिए कि यह सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे -9 को साइड करेंगे तो बराबर में 9 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो x का मान है -2, तो 8 गुना 16 -16। अब 5 का 5 से गुना करेंगे तो 5 25, तो 25 से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना। इसका मतलब है कि यह समीकरण सही है और इस तरह से बनाएंगे तो परीक्षा में आपको पूरे का पूरे 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या आपको कभी सूत्र याद करना पड़ेगा वज्रगुणन विधि का? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे और आपसे न बने? कभी भी ऐसा हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए और उम्मीद करते हैं कि होगा भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।